प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की तीसरी इकाई सृजनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण विषय कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इस अध्याय को लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। मैं कुलदीप कुमार संडिल्या, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तंगाई, आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कहानी का कैसे करें हम नाट्य रूपांतरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये अच्छे से समझें, जान लें कि कहानी, नाटक और उपन्यास, इन तीनों को हम कथा साहित्य कहते हैं, क्योंकि कहानी में भी कोई ना कोई एक कथानक होता है, नाटक में भी कोई ना कोई एक कथानक होता है। कथानक उसका नाटक का आधार होता है, उसकी रीढ़ होती है, और नाटक का जो एक आधार होता है, नाटक की भी जो एक रीढ़ होती है, नाटक भी जो गति पाता है, तो उसका एक कथानक होता है। तो प्रत्येक कथा साहित्य का मूल जो है कहानी होती है। कहानी एक प्रकार की स्वतंत्र विधा है, एक साहित्यिक विधा है। तो कहानी को कैसे करें हम नाटक में उसका परिवर्तन, उसी नाटक में उसका नाट्य रूपांतरण कैसे करें, आप इस विषय को अच्छे से समझें। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय क्या क्या हमारे पास चुनौतियां हो सकती हैं, इसके संदर्भ में हम चर्चा करें। इससे पहले आप ये समझ लें कि कहानी का नाटक में रूपांतरण करते समय हमें ये जानना होगा कि कहानी और नाटक में क्या क्या ऐसी कुछ समानताएं हैं और क्या क्या कुछ ऐसी असमानताएं या विविधताएं हैं, उनको हमको समझना होगा। तो आप जान लें, कहानी और नाटक में एक समानता है कि उसमें कोई ना कोई कथानक होता है। कहानी के अंदर, नाटक के अंदर एक कथा प्रवाहित होती रहती है, जिसे कथानक या कहानी कहते हैं। तो परंतु कहानी एक स्वतंत्र विधा है, उसके अंदर जो कथानक होता है वो कहानी का आधार अवश्य होता है, परंतु कहानी का जो संबंध होता है वो लेखक से होता है और पाठकों से होता है। जबकि नाटक का संबंध लेखक और पाठक से नहीं, अपितु लेखक के बाद निर्देशक, पात्र, दर्शक और श्रोताओं तक होता है। तो नाटक और फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। नाटक और फिल्म का बहुत दिनों तक उसका प्रभाव होता है। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि कहानियों की जो नाट्य रूपांतरण हुआ, वो नाट्य रूपांतरण कई बार हुआ और दर्शकों द्वारा, श्रोताओं द्वारा, पाठकों द्वारा वो बहुत सराहा गया। कहानी मात्र कही और पढ़ी या सुनी जाती है, जबकि नाटक में एक मंच होता है। नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए एक अभिनेता होता है, उसमें एक्टिंग होती है, अभिनय होता है, मंच की सज्जा होती है, मंच को सजाया जाता है और विभिन्न प्रकार का उसमें संगीत होता है, प्रकाश की बड़ी सुंदर अच्छी व्यवस्था होती है। तो कहानी में कुछ, नाटक और कहानी में कुछ इस प्रकार की असमानताएं या विविधताएं होती हैं। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी यानी कि कथानक होता है। कहानी में और नाटक में दोनों में पात्र होते हैं और एक परिवेश होता है, एक माहौल होता है। उसमें कहानी का क्रमिक विकास होता है और क्रमिक विकास में संवाद जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी में भी एक द्वंद्व होता है, कहानी में भी एक चरमोत्कर्ष होता है। कहानी भी अपने क्लोजिंग को, अपने समापन तक जब पहुंचती है तो वो महत्वपूर्ण, वो कहानी का वो पड़ाव हो जाता है। तो इस प्रकार नाटक में भी संवाद होते हैं, नाटक में भी द्वंद्व होता है, नाटक में भी चरमोत्कर्ष होता है। तो कहानी और नाटक के मूल तत्व एक हैं, परंतु फिर भी इनमें विशिष्टता है। तो फिर कैसे करें हम कहानी का नाट्य रूपांतरण? कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को पढ़ा जाता है। फिर ऐसे स्थल चुने जाते हैं जो एक ही स्थान पर, एक ही समय जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को जो है वो चुना जाता है। अर्थात एक ही समय पर और एक ही स्थान पर जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें नाटक में एक दृश्य बन जाता है। तो ऐसी
घटनाओं को, जो घटनाएं एक ही समय और एक ही स्थान पर घट रही हैं, उनको चुना जाता है। कथा वस्तु उन घटनाओं के लेखे जोखे को कहा जाता है जो कहानी में घटती हैं। प्रत्येक घटना किसी स्थान पर और किसी समय विशेष में घटती है। ऐसा भी संभव होता है कि कई घटनाएं समय विहीन हो, स्थान विहीन हो, उनके बारे में मात्र चर्चा ही हो, क्योंकि कहानी एक वर्णित विधा है, उसमें मात्र वर्णन किया जाता है। जबकि नाटक जो है वर्णित विधा नहीं है। नाटक जो है वो मंचीय विधा है, दृश्य विधा है। वो स्टेज पर उसको मंचित होना है, स्टेज पर उसको दिखाया जाना है, छोटे और बड़े पर्दों पर। तो आप समझ लें, मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो घटनाएं एक स्थान एक समय पर घट रही हैं, उनको नाटक में बदलने के लिए सुविधा होगी कि उनको हम एक दृश्य में रखेंगे। और जैसे उदाहरण के तौर पर ईदगाह कहानी में के प्रारंभ में बच्चों में मेरे ईदगाह के अवसर पर लगने वाले मेले के बारे में बड़ा भारी कुतूहल है, बहुत उतावलापन है उनमें, और वो प्रारंभ में बच्चे बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। उनके अभिभावक भी जो हैं आस पड़ोस के घरों में जाकर के कुछ जरूरी चीजें ला रहे हैं या जरूरी सूचनाएं दे रहे हैं या किसी को बधाई देने जा रहे हैं। तो इन सब का जो भी चित्रण किया है वो एक ही दृश्य के अंतर्गत हम उनको रख सकते हैं। उनके अंदर जो उनके संवाद हैं, जो कहानी में लिखे गए हैं, वो संवाद कहानी में जो है वो बड़े विस्तार से लिखे होते हैं। जबकि नाटक में बहुत कुछ जो है वो एक्टिंग करके भी दिखाया जाता है, अभिनेता के साथ भी दिखाया जाता है। जरूरी नहीं वो सब कुछ कहा ही जाए। तो कहानी, नाटक के जो संवाद होते हैं, वो नाटक के संवाद जो है वो संक्षिप्त होते हैं, वो क्रियात्मक होते हैं। उसके साथ अभिनय भी होता है, वो अभिनय भी साथ साथ करते रहते हैं। अभिनेता के साथ वो संवाद जो है वो प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए बहुत कुछ शब्दों के माध्यम से ही कहना ऐसा नाटक में संभव नहीं है। तो कहानी में संवाद जो हैं वो बड़े विस्तृत हो सकते हैं, जबकि नाटक में संवाद जो हैं वो छोटे होते हैं, वो प्रभावशाली होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। तो इसी प्रकार ईदगाह कहानी का जो अन्य कोई दृश्य है, अन्य जो कहानी का महत्वपूर्ण जो विषय है कि कैसे बच्चे जा रहे हैं, वो क्या क्या रास्ते में देख रहे हैं, तो किसी महत्वपूर्ण स्थान पर मंच पर हम क्या क्या मंच सज्जा के रूप में तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार संवाद योजना के द्वारा उस मंच सज्जा में जो कुछ हमने प्रस्तुत किया है उसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, इसको हम दूसरे हिस्से में रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे कथानक को, कहानी के पूरे कथानक को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं और उन हिस्सों के लिए कहानीकार ने जो संवाद रखे हैं उन संवादों को थोड़ा सा बदल करके और मंच सज्जा के द्वारा, कुछ संगीत के द्वारा, कुछ प्रकाश के द्वारा हम जो है वो उस कहानी को नाटक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो स्थान और समय के आधार पर, मैं कह रहा था आपसे, स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके हम उनको दृश्यों में नाटक के रूप में लिख सकते हैं। नाटक जब हम लिखते हैं तो यह एक रेखीय अभी ये प्राथमिक कार्य है, बाद में उसको मंच पर प्रस्तुत होना है। जब उसको मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तभी वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। तो हमें ये देखना होगा, हमें ये विचार करना होगा कि जो हम दृश्य का विभाजन कर रहे हैं क्या वो कथानक के अनुसार है, कथानक के अनुसार क्या उसका औचित्य है, क्या कथा के अनुसार उसकी प्रासंगिकता है, या कथानक से उसको हटा दिया जाए तब भी कथानक आगे बढ़ रहा है, या उसमें कथानक में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। ये हमें विचार करना होता है। तो नाटक की गति को जो बाधित करते हैं, नाटक को जो उबाऊ बना देते हैं, ऐसे दृश्य जो है वो अच्छे नहीं होते। इसलिए हमें प्रत्येक दृश्य का निर्धारण करते समय ये निश्चय करना होगा कि कौन से ऐसे दृश्य हैं, कौन से कहानी के घटनाक्रम के कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम मंच पर बड़े अच्छे से दिखा सकते हैं, जिसमें नाटकीयता, रंगमंचीयता हम ला सकते हैं और बड़े प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी घटनाओं को मात्र सूचना के द्वारा भी या नेपथ्य पर्दे के पीछे से भी हम उनकी सूचना अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये अवश्य ध्यान रखना होता है कि कहीं
नाटक के क्रमिक विकास में कोई दृश्य जो है वो बाधा ना पहुंचाए। तो आगे जानते हैं कि कहानी में जो देश काल और वातावरण होता है, क्योंकि कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो ये जो 6 तत्व होते हैं, इनमें से नाटक का जो तत्व होता है वो संवाद महत्वपूर्ण होता है। तो संवाद जो है उसके बड़े प्रभावी होने चाहिए और देश काल और वातावरण का भी उसमें बड़ा सुंदर चित्रण होना चाहिए। जो जो कहानी में वर्णित किया गया है उसको हम नाटक में किस किस प्रकार से मंच पर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, मंच सज्जा के माध्यम से या तकनीकी के माध्यम से, ये निर्देशक को, नाटक का जो निर्देशक होता है, ये उसको चुनाव करना होता है। तो दृश्य का निर्धारण करने के बाद दृश्यों को फिर एक लड़ी के रूप में पिरोना पड़ता है। और क्योंकि नाटक एक मंचीय विधा है, कहानी को तो बड़ी कई कई बैठकों में भी पढ़ा जा सकता है, परंतु रंगमंच में पाठकों, दर्शकों को बांधने का जो है एक गुण उस नाटक में होना चाहिए, उसकी कथा में होना चाहिए, उसकी संवाद में होना चाहिए। तो इसलिए नाटक में नाटकीयता होना अनिवार्य है। तो इसीलिए कहानी के ऐसे वो प्रसंग जिसमें कहानी, नाटक की रोचकता, नाटक में प्रवाह में बाधा पहुंचती है, नाटक के रंगमंचीयता में बाधा पहुंचती है, उनकी हम किसी दूसरे माध्यम से उनका हम संकेत कर सकते हैं, उनका मात्र जिक्र कर सकते हैं, परंतु मंच पर उनका हम चरित्र चित्रण नहीं करते, उनका चित्रण हम नहीं करते। तो नाटक का एक अन्य जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है पात्र, यानी कि उसका कोई हीरो होता है, उसका एक महत्वपूर्ण पात्र होता है और अन्य कुछ पात्र गौण होते हैं, और उन पात्रों में भी कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो कुछ दर्शकों को हंसाते हैं। तो इस प्रकार कहानी का भी महत्वपूर्ण तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो जैसे ईदगाह कहानी का जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है हामिद। तो हामिद एक गरीब घर का माता पितृ अभिभावक विहीन जो है, माता पिता के बिना, यानी कि मातृपितृ विहीन एक भोला भाला बेटा है। अमीना उसकी अभिभावक है, वो माता भी है, पिता भी है, वो सब कुछ उसकी है। तो हामिद का वेशभूषा से, उसके आंगिक वाचिक आहार्य जैसे जो उसके अभिनय है, उस अभिनय के द्वारा हम बता सकते हैं, हम ये नाटक में दिखा सकते हैं कि ये पात्र जो है इसका महत्वपूर्ण पात्र है, ये इसका नायक है। तो उसके गुण, उसकी छवि या उसका जो भी व्यक्तित्व है वो उसके संवादों के द्वारा या किसी अन्य पात्र के संवादों के द्वारा उनको दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो पात्र चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, ये भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और नाटक का भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो कहानी का नाट्य में रूपांतरण करते समय ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी। इसके अतिरिक्त हम ये भी जाने कि आज रंगमंच की क्या क्या संभावना है। रंगमंच पर हम आज कैसे अच्छे से अच्छे जो है किसी कहानी को तकनीकी के माध्यम से जो है वो दिखा सकते हैं। इन चुनौतियों को बड़े अच्छे से कैसे हम रंगमंच में सफलतापूर्वक उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ये भी हमको जानना होता है। तो आशा करता हूं आपने समझा होगा कि किस प्रकार नाटक और कहानी जो कथा साहित्य का, दोनों ही कथा साहित्य का अंग हैं। तो कहानी को नाटक में हम कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय कौन कौन सी चुनौतियां हमें रहती हैं, और एक लेखक को कहानी को नाटक में बदलते समय ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं, उनका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में किया। आशा करता हूं आपने इस विषय को अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।